नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। तो मॉड्यूल 5 प्रबंध के कार्य के अंतर्गत हम लोग पाठ 13 पढ़ रहे हैं जिसका कि शीर्षक है निदेशन। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक जो जाना है, निदेशन का अर्थ हमने जाना, फिर निदेशन के घटकों के बारे में जाना, किस प्रकार से निदेशन के 4 घटक होते हैं, संप्रेषण, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण और नेतृत्व। इंग्लिश में अगर कहें तो सबसे पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है सुपरविजन, तीसरा है मोटिवेशन और चौथा है लीडरशिप। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने संप्रेषण और पर्यवेक्षण पूरा पढ़ लिया है। अभिप्रेरण का भी हमने कुछ पार्ट पढ़ लिया थे कि अभिप्रेरण क्या होता है, किस प्रकार से लोगों को प्रेरित करके काम कराने को अभिप्रेरण बोलते हैं और किस प्रकार से प्रबंधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब बात आती है कि मोटिवेट कैसे किया जाए, यह अभिप्रेरित किसी भी कर्मचारी को कैसे किया जाए। ठीक है, तो लोगों को किसी विशेष रूप से मोटिवेट करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। ठीक है ना, कोई विशेष नियम नहीं होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सभी कर्मचारियों को एक ही तरीके से मोटिवेट नहीं किया जा सकता। सबको एक ही प्रकार से अभिप्रेरित करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा सबका, क्योंकि ये मानवीय गुणों पर आधारित होता है, मानवीय संबंधों पर आधारित होता है। तो उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी में परिवर्तित हो जाती हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ऐसे ही 5 अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव एक जैसे नहीं होते हैं। तो कोई व्यक्ति किसी चीज से अभिप्रेरित हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी और चीज से अभिप्रेरित हो सकता है। ठीक है ना, तो सबको एक ही प्रकार से एक ही तरीके से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, अब बात आती है कि जो अभिप्रेरित हम करते हैं वो हम करते हैं किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करके। तो प्रत्येक कर्मचारी, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक आदमी मनुष्य जो है उसकी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं, वैसे ही प्रत्येक कर्मचारी जो आपके संगठन से जुड़ा है उसकी भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं। ठीक है ना, तो नीड क्या होती है? आवश्यकता किसी चीज की कमी का एहसास है। ठीक है ना, कुछ आपके पास कम है, ठीक है ना, तो आपको उस चीज की आवश्यकता है तथा प्रत्येक व्यक्ति उस कमी की संतुष्टि या पूर्ति करने का प्रयत्न करता है। तो हर आदमी ये चाहता है कि जो वो कमी है, जिस चीज की उसको कमी है, वो उसकी संतुष्टि कर पाए, उसकी पूर्ति कर पाए। ठीक है, तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। हर एक आदमी की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन कुछ जो आवश्यकताएं होती हैं उनमें अधिकांश मामलों में हम लोग कुछ समान आवश्यकताएं भी देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोगों की आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये सबकी होती है। ठीक है ना, ये हर एक व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता है, आधारभूत आवश्यकता है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं शारीरिक आवश्यकताएं। ये आदमी के शरीर की मेन आवश्यकता है। ठीक है ना, तो साधारणतः लोग क्या करते हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा कमाते हैं। तो रोटी, कपड़ा और मकान ये क्या है, शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो एक बार अगर जब उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, आधारभूत आवश्यकता है, जो कि है रोटी, कपड़ा और मकान, जब एक बार उसकी पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद आदमी दूसरी चीज के लिए देखता है। उसके बाद आती है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। तो अब वो जब उसकी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो गई है तो अब वो चाहता है कि उसको सुरक्षा प्राप्त हो। सुरक्षा किससे? जैसे रोजगार की सुरक्षा हो, उसकी नौकरी जल्दी से छूटे ना। ठीक है ना, नौकरी
से उसको निकाला ना जाए। दूसरी है बीमारी या दुर्घटना, कहीं वो किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, तो उसके लिए उसको सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं आती हैं। इसलिए वो हेलमेट की मांग कर सकता है, वो सेफ्टी गोगल्स की मांग कर सकता है, चश्मे की मांग कर सकता है, दस्ताने की मांग कर सकता है, गम बूट या जो स्पेशल जो जूते होते हैं कार्यस्थल पे करने के लिए, या फिर स्पेशल सूट जो होते हैं उनकी मांग भी कर सकता है। ठीक है ना। तो ये आती हैं, एक बार जब मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं आती हैं। ठीक है ना। इसके पश्चात आती है सामाजिक आवश्यकताएं। तो सामाजिक आवश्यकताएं क्या होती हैं कि जब उसको सुरक्षा भी मिल गई, उसको आधारभूत उसकी आवश्यकताएं पूरी हो गई, तो वो चाहता है व्यक्ति कि लोग उसकी तारीफ करें। ठीक है ना, उसके काम की लोग सराहना करें। ठीक है ना, उसको हर कोई कहे कि हाँ भाई बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। तो ये आता है सामाजिक आवश्यकता के अंदर। ठीक है ना। तो लोग ये चाहते हैं कि ना केवल उनको महत्व दिया जाए, बल्कि उसके साथ साथ इसके पश्चात जब उनको लोग उनको महत्व देना शुरू कर देते हैं तो उसके पश्चात उनकी अगली आवश्यकता होती है अहम संबंधी आवश्यकता। ठीक है ना। तो वो चाहते हैं कि वो जब लोगों की तारीफ भी होने लग जाती है तो वो चाहते हैं कि वो लोग वो आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालकर अपनी पहचान बनाएं। ठीक है ना, उनको दिखाएं कि उनका तकनीकी ज्ञान कितना अच्छा है, कितना सुपीरियर तरीके से वो काम करते हैं, लोग उनकी तारीफ करें और उनको उनको उनका उनका एक एक अलग पहचान बन जाए कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पर भी तो उस आदमी को बुलाया जाए। तो ये होती है अहम संबंधी आवश्यकताएं। ठीक है ना। इसके पश्चात आदमी ये चाहता है कि वो जो जो चीज उसको चाहिए वो सब कुछ वो प्राप्त कर ले जिसके कि वो योग्य है। अर्थात वो जो उसकी अभिलाषाएं हैं, जो भी वो चीजें पाना चाहता है जिंदगी में, उसको पूर्ण रूप से पूरा करना चाहता है। ठीक है। तो ये जो आवश्यकताएं होती हैं इनको आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं कहते हैं। ठीक है ना। जब आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई तब आपको आत्म प्राप्ति की आवश्यकता को पूर्ति करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो एक वैज्ञानिक है मैस्लो। ठीक है ना। मैस्लो ने क्या बताया? मैस्लो ने बताया कि जो ये आवश्यकताएं हैं ये एक के बाद एक आती हैं, मतलब पदानुक्रम में होती हैं, एक हायरार्की में होती हैं। ठीक है ना। पदानुक्रम का मतलब है पहले एक पूरी होगी, उसके बाद दूसरी होगी, ठीक है ना, उसके बाद तीसरी होगी, मतलब एक क्रम होगा, एक क्रम से लगी हुई होंगी। ठीक है ना। और उस क्रम में आप एक को बाद एक में बढ़ा जाएगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट तीसरी पे चले गए। ठीक है ना। तो जब आपकी एक पूरी होगी तब आप दूसरी पे आएंगे। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था जो आवश्यकता की एक व्यवस्था है, ठीक है ना, उसकी बात मैस्लो ने करी। तो इसको नीड की हायरार्की बोलते हैं मैस्लो की। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत उन्होंने जो हमने अभी आवश्यकताओं की बात करी उसको एक पिरामिड के शेप में दिखाया। ठीक है ना। एक पिरामिड बनाया। उसने कहा कि ये नीड का पिरामिड है। ठीक है ना। आवश्यकताओं का एक पिरामिड है और इसमें जो सारी आवश्यकताएं हैं वो एक व्यवस्थित तरीके से आदमी की होती हैं। ठीक है ना। जब एक बार पहली आवश्यकता पूरी हो जाती है, प्रथम आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है, तभी वह अगली आवश्यकता के विषय में सोचता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है ना। तो वो ये शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहले होती हैं शारीरिक आवश्यकताएं। जैसे हमने भी बात करी, रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता शारीरिक आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक जो सबसे नीचे आधारभूत जो आवश्यकता है ये इस पिरामिड का आधार बना रही है। ठीक है ना। तो ये हो गई शारीरिक आवश्यकताएं। जब इनकी पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति सुरक्षा के बारे में सोचता है। ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पे आ गई सुरक्षा आवश्यकताएं। ठीक है ना। तो ये जो दोनों की दोनों जो आवश्यकताएं हैं ये व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है ना। मूलभूत आवश्यकताओं में इनको सम्मिलित किया जाता है। ये होना बहुत जरूरी है। तो इसके अंतर्गत सुरक्षा के अंतर्गत दो प्रकार की सुरक्षाओं की किसी भी आदमी को आवश्यकता होती है। एक तो होती है कौन सी? आर्थिक। ठीक है ना। आर्थिक सुरक्षा, मतलब वो पैसे के हिसाब से सुरक्षित रहे, उसको कभी किसी को कोई पैसे की अगर विपत्ति आ जाती है तो उसके पास प्रचुर मात्रा में पैसा उपलब्ध रहे किसी भी समस्या से निपटने के लिए। और दूसरी होती है भौतिक। भौतिक सुरक्षा में वही हुआ कि आपके पास सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सारे सुरक्षात्मक जो चीजें होनी चाहिए। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ आपको दस्ताने की आवश्यकता है तो वहाँ आपको दस्ताने मिलने चाहिए, हेलमेट मिलना चाहिए, ऐसे चश्मे मिलने चाहिए सुरक्षा वाले। ठीक है ना। तो वो आते हैं भौतिक में। ठीक है ना। दो प्रकार की आवश्यकताएं सुरक्षा आवश्यकताएं होती हैं, एक आर्थिक और एक भौतिक। ठीक है। अगला है सामाजिक सुरक्षा। तो जब सुरक्षा संबंधी आवश्यकता भी पूरी हो गई तो क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो वो समाज में आदर पूर्वक रहना चाहता है। ठीक है ना। वो इसलिए वह ऐसे मित्रों और रिश्तेदारों को चाहता है जिसके साथ रहकर वो अपने सुख दुख बांट सके। ठीक है ना। तो जो
जो आवश्यकता है या सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है उसमें प्यार, मित्रता, दोस्ती इन सबको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना। तो ये आ गई तीसरी सुरक्षा। इसके पश्चात आती है अगली आवश्यकता, वो है आदर और सम्मान की आवश्यकता। ठीक है ना, ऐसा हमने पहले बात भी की थी। तो कर्मचारियों के लिए आदर और सम्मान भी आवश्यक होता है। आदर और सम्मान से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। अगर आप कर्मचारियों को कोई वित्तीय फायदा ना देके सिर्फ उनका 10 कर्मचारियों के सामने सम्मान कर दें कि भी इसने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो आदर और सम्मान वाली जो आवश्यकता है किसी का मनुष्य की, उसकी पूर्ति कर रहा है। तो ये जो दोनों आवश्यकताएं होती हैं ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं कहलाती हैं। ठीक है ना। इसके पश्चात है आत्म प्राप्ति वाली या स्वयं संतुष्टि आवश्यकता। तो स्वयं की संतुष्टि तब प्राप्त होती है जबकि व्यक्ति की जो क्षमता है, जो योग्यता है, उसके अनुसार उसको पैसा मिले और उसके अनुसार उसको काम मिले। इससे व्यक्ति का स्वयं का विकास होता है। ठीक है ना, खुद का डेवलपमेंट होता है। तो ये पूरी जो एक पिरामिड है, पिरामिड आप जानते होंगे मिस्र में जो पिरामिड पाए जाते हैं उस शेप का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। तो ये जो पिरामिड है यही मैस्लो की पदानुक्रम व्यवस्था है। ठीक है ना, आवश्यकता की पदानुक्रम व्यवस्था कहलाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो मैस्लो ने जो ये नीड बेस्ड हायरार्की वाला या पदानुक्रम सिद्धांत दिया, उसकी क्या मान्यताएं हैं, वो किसके बेस पे किन मान्यताओं पर आधारित है। तो सबसे पहले तो मैस्लो ने ये माना कि व्यक्तियों का आचरण उनकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। मतलब आदमी जो बिहेव करता है, जिस प्रकार से आपके सामने एक्ट करता है, काम करता है, वो सब उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। और मानव आचरण को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके परिवर्तित किया जा सकता है। अगर ये आप ये जान लें कि किसी आदमी की क्या आवश्यकता है तो आप उससे उस हिसाब से काम करा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मैस्लो का मानना था। ठीक है। दूसरी बात मैस्लो ने जो करी वो उसने कहा कि सामान्यतः आवश्यकताएं पदानुक्रम में होती हैं, मतलब एक के बाद एक होती हैं, शारीरिक आवश्यकताओं से प्रारंभ होकर। ठीक है ना, शारीरिक आवश्यकताओं से प्रारंभ होकर स्वयं संतुष्टि आवश्यकता जो 5वें नंबर की आवश्यकता है, वहां तक ये सब की सब एक के बाद एक सीरीज में पूरी, जब एक पूरी होती है तब दूसरी जागृत होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो आवश्यकताएं होती हैं वो पदानुक्रम में होती हैं। तो ये भी मैस्लो का मानना था। ठीक है। तो ये मैस्लो का जो सिद्धांत है वो इन दो मान्यताओं पर टिका हुआ है। ठीक है ना, इनके ऊपर बेस्ड है। अब हम बात करेंगे मैस्लो के ही सिद्धांत में कि वित्तीय और गैर वित्तीय प्रेरणाएं क्या होती हैं। एक प्रकार से जो पैसे से संबंधित और बिना पैसे वाली जो प्रेरणाएं हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वित्तीय प्रेरणाओं की। तो वित्तीय प्रेरणाएं यानी कि मौद्रिक प्रेरणाएं प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा से संबंधित है, मतलब पैसे से संबंधित है। ठीक है ना, सब कुछ इसमें पैसे से रिलेटेड है। ठीक है। सबसे पहले जैसे वेतन और भत्ते। तो वेतन प्रत्येक श्रमिक की आधारभूत प्रेरणा है। ठीक है ना, ये मानते हैं कि सबसे पहला जो बेसिक जो मोटिवेशन किसी भी आदमी को काम का मिलता है वो मिलता है सैलरी से। ठीक है ना। और वेतन में क्या होता है, सैलरी में क्या होता है, मूल वेतन होता है, महंगाई भत्ता होता है। ठीक है ना, सारे भत्ते सम्मिलित हैं। ठीक है ना, वो हो गया वेतन और भत्ते। इसके पश्चात आता है बोनस। अगर कर्मचारियों को उनको जो आप सैलरी दे रहे हैं उसके एडिशनल, उसके अतिरिक्त भी अगर आप कुछ देते हैं तो वो बोनस कहलाता है। बोनस का भुगतान नकद किया जाता है या फिर जैसे आप चाहें तो किसी को विदेश घूमने का टिकट दे दें, वो भी बोनस कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार की वित्तीय प्रेरणा है। अगला है कमीशन। तो जब आप सेल्स डिपार्टमेंट आपका होता है, कहीं आपके दोस्त सेल्स में काम करते होंगे तो उनको आप देखते होंगे कि उसमें उनको वेतन के अतिरिक्त उनके द्वारा की गई बिक्री पर कमीशन भी प्रदान किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर उनको आप कमीशन देंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा बिक्री करेंगे। ठीक है। तो ये भी कैसी प्रेरणा है, वित्तीय प्रेरणा है। ऐसे ही अवकाश ग्रहण के लाभ, मतलब प्रत्येक कर्मचारी अवकाश ग्रहण जब उसको रिटायर होता है या कभी बीच में छुट्टी लेता है तो उसके बाद अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहता है। तो अवकाश ग्रहण लाभों में क्या क्या होता है, जैसे भविष्य निधि हो गई, पेंशन हो गई, ग्रेचुटी हो गई, ये सारे अवकाश ग्रहण लाभ में सम्मिलित हैं। अगर आप सारे कर्मचारियों को अच्छे अवकाश ग्रहण लाभ देंगे तो लोग आपके यहाँ काम करना चाहेंगे और आपके यहाँ से छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया, ये भी एक प्रकार की वित्तीय प्रेरणा हो गई। अगला है अनुलाभ। अनुलाभ में क्या क्या होता है, अनुलाभ में जैसे आपने किसी को कार की फैसिलिटी दे दी
ठीक है ना, या फिर उसको नौकर प्रोवाइड करा दिए। ऐसा बहुत बड़े अधिकारियों के लिए होता है, उनको कार मिलती है, उनको नौकर मिलते हैं ऑफिस से, उनको किराए, उनके जो मकान होता है उसका पूरा किराया कंपनी देती है, ठीक है ना। ये सारे के सारे अनुलाभ कहलाते हैं, ठीक है ना। ये भी एक प्रकार की वित्तीय प्रेरणा है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो व्यक्ति है उसको मौद्रिक लाभ हो रहा है, उसको पैसे की का लाभ हो रहा है। अब हम बात करेंगे गैर वित्तीय प्रेरणाओं की। तो जो वित्तीय प्रेरणाएं हैं उनके अतिरिक्त गैर वित्तीय प्रेरणाएं भी कर्मचारियों को मोटिवेशन देती हैं, कर्मचारियों को मोटिवेट करती हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं? जैसे जीवन वृत्ति के उच्च अवसर, मतलब जो आपको जो काम करना है, जिस प्रकार से आपके जैसे प्रमोशन हो रहा है, ठीक है ना, ये सब जो उच्च अवसर अगर आप प्रदान करते हैं तो इससे वो अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर आप उनको अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छे प्रकार से प्रमोशन दे रहे हैं, तो वो अधिक से अधिक काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसे ही सम्मानजनक पद, अगर कोई व्यक्ति किसी संस्था में अगर किसी सम्मानजनक पद पर होता है तो उसमें अच्छा कार्य करने की उसको प्रेरणा मिलती है, ठीक है ना। सम्मानजनक पद क्या होता है? उसमें अधिकार भी होते हैं, उसमें उत्तरदायित्व भी होते हैं और अन्य लाभ भी होते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, सबके मन में ये लालसा होती है कि वो ऊंचे पद पर बने रहें, ठीक है ले। इसलिए कर्मचारियों को ऊंचे पद पर रखकर उनसे अधिक कार्य लिया जा सकता है, ठीक है ना। देखा होगा तो जैसे प्रमोशन में होता है, धीरे धीरे लोगों को ऊंचा पद दिया जाता है। अगला है कर्मचारी सम्मान कार्यक्रम। ये भी क्या है? ये भी कई कंपनियों में ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें कि जैसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर कह दिया, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कह दिया, मतलब महीने का सबसे सर्वश्रेष्ठ काम करने वाला व्यक्ति को पुरस्कार दे दिया, कर्मचारी को पुरस्कार दे दिया, जो जिसने साल भर अच्छा काम किया उसको पुरस्कार दे दिया। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उससे कर्मचारी ये अनुभव करता है कि उसका जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो उस कार्य को करने के लिए पूरी तरीके से योग्य है। तो इससे क्या होता है? इससे कर्मचारी मोटिवेट होता है और वो अपना कार्य बहुत मेहनत से करता है, ठीक है ना। अगला है कर्मचारी की भागीदारी। अब कर्मचारी की भागीदारी इस तरीके से कि अगर कोई भी निर्णय मैनेजमेंट ले रहा है, प्रबंध ले रहा है, तो उसको चाहिए कि कर्मचारियों को भी उसमें भागीदार बनाए, ताकि उनका फीडबैक मिले और साथ साथ जब वो किसी परिवर्तन में भागीदार होते हैं, परिवर्तन के लिए जो कोई निर्णय लिया है उसमें भागीदार होते हैं, तो वो उस परिवर्तन को करने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से वो मोटिवेट होते हैं। अगला है संगठनात्मक जलवायु। इसका मतलब क्या है? इसका आशय है सुपरवाइजर और उसके जो नीचे लोग हैं उनके बीच के संबंध से है। तो अगर संगठन में कार्य का वातावरण स्वस्थ है, अच्छा वातावरण है, तो सारे कर्मचारी कुशलतापूर्वक काम करेंगे। तो हमको चाहिए कि हम संगठनात्मक जलवायु को अच्छे से अच्छा रखें, कर्मचारियों और सुपरवाइजर्स के बीच के संबंध को अच्छा रखें, ठीक है ना। ये भी एक प्रकार की गैर वित्तीय प्रेरणा होती है। अब आगे जब हम बात करेंगे कि अभिप्रेरित कैसा जिया, सब ये सब कुछ अभी अभिप्रेरित कैसा जिए कैसे किया जाए वाले ही हेडिंग में चल रहा है। तो अब यहाँ पर हमको ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि जो लोगों की आवश्यकताएं होती हैं, जो उनकी इच्छाएं होती हैं, वो बदलती रहती हैं। आज किसी और चीज़ की ज़रूरत है, कल को किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो आप जब एक आदमी की मूलभूत आवश्यकता को पूरी कर देते हैं तो उसकी अन्य आवश्यकताएं पैदा हो जाती हैं। जैसे हमने देखा, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के बाद सुरक्षा संबंधी आवश्यकता पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार से जो मैनेजर्स हैं उनको अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उनके नीचे लोग हैं, उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को जानते हुए ये डिसीजन लेना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार से उनको मोटिवेट करना है। उनको देखना चाहिए कि उनकी क्या आवश्यकता है। अगर उनकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति करें, अगर उनको आदर सम्मान वाली आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति करें। तो ये सब कुछ देखना किसका काम है? मैनेजर्स का काम है। इसलिए मैनेजर्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनका उनको पूरा करने का, ठीक है ना, पूरे का पूरा दारोमदार किसका है? मैनेजर्स का है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई, उसे मतलब रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता उसकी पूरी नहीं हुई, तो उसे उसके वेतन में वृद्धि का वायदा कर कार्य के लिए प्रेरित किया जा सकता है। वेतन में वृद्धि होगी तो वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा। जबकि एक अन्य व्यक्ति को अगर हो सकता है वो वेतन में इंटरेस्टेड ना हो क्योंकि उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो चुकी है, उसे क्या चाहिए? हो सकता है उसको एक चुनौतीपूर्ण कार्य चाहिए हो। क्यों चाहिए हो? ताकि लोग उसका आदर सम्मान करें। अगर वो चुनौतीपूर्ण काम करेगा तो लोगों में उसकी मान्यता बढ़ेगी, ठीक है ना।
तो हकीकत ये है कि जो मोटिवेशन होता है उसके बहुत सारे दूसरे मार्ग विकसित किए गए हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, सामान्यतः किसी ना किसी प्रेरणा के रूप में ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है संगठन में कई सारी ऐसी चीजें हों, अन्य तत्व हों या कार्य की स्थितियां मौजूद हों जो कि कर्मचारियों को अपने आप मोटिवेट करती हों, ठीक है ना। जैसे काम को मान्यता देना, जीवन वृत्ति में बढ़ोतरी करना, चुनौतीपूर्ण काम देना लोगों को, ठीक है ना। लोगों के काम बदलना, लोगों को अच्छे अच्छे काम उपलब्ध कराना, लोगों को उचित ट्रेनिंग दिलाना, ठीक है ना। तो अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है नेतृत्व, यानी कि लीडरशिप। आपने देखा होगा जो लीडरशिप है, कई बार आपने नेताओं को देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो कई सारे लोगों को बिना किसी पैसे के, बिना किसी मौद्रिक लाभ के ही अपने विचारों से ही इतना प्रभावित कर देते हैं कि लोग उनको फॉलो करने लगते हैं, उनका अनुसरण करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये जो गुण होता है इसको ही नेतृत्व क्षमता बोलते हैं, ठीक है ना, नेतृत्व बोलते हैं। तो ऐसे नेताओं से आपका भी वास्ता पड़ा होगा, ठीक है ना। तो अगर हम कहें कि जो अभिप्रेरण जो हमने पढ़ा, अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कर्मचारियों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो जो नेतृत्व है वो वो योग्यता है जिसके द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों को एक विशेष प्रकार से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है, ठीक है ना। तो नेतृत्व में, लीडरशिप में भी एक प्रकार से हम मोटिवेशन ही करते हैं। तो जो नेता होता है वो अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करता है कि वो किस प्रकार से काम करें। जैसे मान लीजिए आपकी कोई एक फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि हम कुछ नई मशीनें लगाएंगे। अब नई मशीनें लगाने से क्या होता है, बहुत सारे जो पुराने कर्मचारी हैं उनको ये खतरा हो सकता है कि शायद उनको नौकरी से निकाल दिया जाए, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा, उस चीज का विरोध जो लोग हैं वो कर्मचारी करेंगे। लेकिन हो सकता है उनमें से कोई एक कर्मचारी हो जो कि सामने आए निकल के और बाकी के कर्मचारियों को समझाए कि भाई इसको करने से हमारा कोई नुकसान नहीं है, और उनको नई मशीनों के लाभ के बारे में बताए और उनको ये इस तरीके से तैयार कर ले कि वो लोग मैनेजर्स के डिसीजन को स्वीकार कर लें। तो हम लोग कहेंगे कि जो ये व्यक्ति है जिसने इन सबको मना लिया वो इनका नेता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो कर्मचारियों के एक समूह को, जिसमें 5 लोग शामिल हैं, उनको अपना अनुसरण करने के लिए प्रभावित कर सका, ठीक है ना। तो व्यवहार में प्रबंधकों को अपने अधीन कार्य कर रहे जो लोग हैं उनको उनको क्या करते हैं, जो प्रबंधक होते हैं उनको संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करना होता है। इसलिए एक प्रभावी व सक्षम प्रबंधक होने के लिए एक अच्छा नेता होना भी आवश्यक है, ठीक है ना। तो नेतृत्व क्या है, वह व्यक्ति जो दूसरों को प्रभावित कर अपने निर्देशों का पालन कराने की योग्यता रखता है उसे नेता कहते हैं। व्यवहार में अभी मैंने बात की कि उनको उसको करना क्या होता है, मैनेजर्स को, उनको जो जो उसके नीचे काम कर रहे हैं लोग, कर्मचारी हैं, उनको संगठन के लक्ष्यों, जो संगठन के लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करना होता है, ठीक है ना। तो नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को संगठन के उद्देश्यों को स्वेच्छा से पूरा करने की प्रेरणा देकर उनकी कार्यशैली को प्रभावित करती है। मतलब लोगों के अंदर ऐसी भावना पैदा करना कि वो लोग स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ही जो संगठन है उसके लक्ष्यों को, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जुट जाएं, ठीक है। प्रबंधकीय नेतृत्व, जो मैनेजरियल लीडरशिप है, उसका जो मेन एम है, जो मेन उद्देश्य है, वो लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य में लगे समूह का स्वेच्छापूर्ण सहयोग प्राप्त करना है। स्वेच्छापूर्ण सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। स्वेच्छापूर्ण मतलब खुद की इच्छा से जो सहयोग किया जाता है उसको स्वेच्छापूर्ण सहयोग कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये नेतृत्व कहलाता है, प्रबंधकीय नेतृत्व कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि नेतृत्व का क्या महत्व है, ठीक है ना। तो निर्देशन की प्रक्रिया तभी प्रभावी होती है जब निर्देश देने वाले व्यक्ति में नेतृत्व के गुण हो। अगर लोग उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर निर्देशन की प्रक्रिया सफल नहीं हो पाएगी, प्रभावी नहीं हो पाएगी, प्रभावहीन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो निर्देशन कर रहा है, जो सुपरवाइजर है, उसके अंदर लीडरशिप वाले गुण भी होने चाहिए, वो भी एक तरह से लीडर होना चाहिए। किसी भी संगठन के कार्य करने में नेतृत्व आवश्यक है। नेतृत्व कर्मचारियों के कार्य निष्पादन में सुधार लाता है। नेतृत्व का एक बहुत बड़ा जो फायदा है वो ये है कि नेतृत्व कर्मचारियों का जो काम करने का तरीका है, उसका जो निष्पादन है उसमें सुधार लाता है। नेता अपने अनुयायियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और उनके निष्पादन के स्तर में, जो उनको आउटपुट दे रहे हैं, उसमें वृद्धि
करता है। साथ साथ अगला क्या फायदा है नेतृत्व का? निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन द्वारा नेता जो नेतृत्व कर रहा है अपने अनुयायियों को, ठीक है ना, उनमें आत्मविश्वास पैदा कर सकता है, जिससे उनकी कार्य की गति और परिशुद्धता में वृद्धि होती है। परिशुद्धता का मतलब है कि वो जितना वेस्टेज कर रहे हैं काम में वो कम से कम करना, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी को इम्प्रूव करना, तथा अपव्यय में कमी आती है, ठीक है ना। तो वो बहुत परफेक्टली काम करते हैं और जो वेस्टेज है उसमें कमी लाती है। इसी प्रकार से जो तीसरा लाभ है नेतृत्व का, जो तीसरा फायदा है वो है दोस्ती वाला, ठीक है ना, मित्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण प्रयत्नों से नेता कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करते हैं और साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ाने में सहयोग करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो मैनेजर्स हैं उनका जो एक नेतृत्व वाली क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब अभी तक तो हमने बात करी कि किस प्रकार से नेतृत्व बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि नेतृत्व या करने वाले व्यक्ति के अंदर यानी कि एक नेता के अंदर कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो एक अच्छे नेता को अपने पेशे में सक्षम होना चाहिए, जो काम वो कर रहा है, जो काम वो करवा रहा है, उसको उसको खुद को करना अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जो वर्कर्स हैं उन्हीं से ही, जो पुराने वर्कर्स हैं उनको ही प्रमोट करके सुपरवाइजर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सुपरवाइजर जो है अगर उसको खुद को सही प्रकार से काम करना नहीं आता है तो वो नीचे वालों को इंस्ट्रक्ट सही से नहीं कर पाएगा और नीचे वाले लोग उसकी बात हो सकता है माने भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो काम करना आता ही नहीं है। तो इसलिए जो नेता है उसको अपने पेशे में सक्षम होना आवश्यक है। इसी तरह से उसको बुद्धिमान भी होना चाहिए और साथ साथ उसको विश्लेषणात्मक योग्यता वाला भी होना चाहिए। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है एनालाइज करने वाला, विश्लेषण करने वाला। अगर कोई समस्या है उसके सामने तो उसको वो विश्लेषण कर पाए समस्या के, किस प्रकार से उसका समाधान किया जा सकता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी, ये वाला गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। ऐसे ही उसको उचित व्यवहार वाला, ये डचित गलत लिखा हुआ है, उचित व्यवहार की मानसिकता उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब वो ईमानदार होना चाहिए, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर निष्कपटता होनी चाहिए और साथ साथ जिम्मेदारी की भावना होनी भी उसके अंदर आवश्यक है। तो ऐसा नहीं कोई बेईमान व्यक्ति होगा तो उसको एक दो बार तो आदमी उसको फॉलो कर लेगा, लेकिन जब उसको उसकी बेईमानी का पता चलेगा तो उसका लोग उसको उसका अनुसरण नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसके फॉलोवर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो कि बेईमान होने के बाद भी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स रख पाते हैं, ठीक है ना। अगला है पहल क्षमता। उस उनके जो नेता है उसके अंदर पहल करने की क्षमता होनी चाहिए। कोई भी काम को अगर स्टार्ट करना है तो उसको करने के लिए, उसको उसको आगाज करने के लिए उसके अंदर का क्षमता होनी चाहिए। किसी भी काम को इनिशिएट करने की उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसे ही उसके अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए, उसके अंदर कर्मठता भी होनी चाहिए। वो पूरी तरीके से अपने काम के प्रति डेडिकेट होना चाहिए। साथ साथ उसकी जो सोच है वो वास्तविकता भरी होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि वो बहुत अनरियलिस्टिक, बहुत ही अकल्पनीय, मतलब ऐसे काम जो कि ना हो पाए, ऐसे काम अपने सबॉर्डिनेट्स को ना दे। वो वास्तविकता भरी सोच रखे और ऐसी ही आशा लगाए जो कि वो खुद कर सकता है, ठीक है ना। तो उसकी जो सोच है वो वास्तविकता भरी होनी चाहिए। और सबसे लास्ट और सबसे जरूरी जो उसके अंदर गुण होना चाहिए वो मानवीय संबंधों का कौशल होना चाहिए। उसको लोगों के साथ संबंध बनाने आने चाहिए, ठीक है ना। उसको आना चाहिए कि किस प्रकार से प्यार से वो अपना काम लोगों से करा सके, उनकी उनके उनकी मतलब उनके विचारों को पढ़ सके, उनको किस प्रकार से अधिक मोटिवेट करना है वो देख सके। तो उसके अंदर मानवीय संबंधों का कौशल भी होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो एक सफल नेता है, ठीक है ना, कार्य को कराने के लिए प्रबंधक को अपने कर्मचारियों को प्रभावित करना होता है और उसके लिए उनका स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना होता है। यदि उसका नेतृत्व उनके उपयुक्त व्यवहार अथवा शैली पर आधारित नहीं है तो वो सफल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जब नेता अपने अनुयायियों की भागीदारी से लक्ष्य निर्धारित कर टीम भावना से, ठीक है ना, टीम स्पिरिट से काम करता है तो लोग स्वेच्छा से उनका अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार से एक सफल नेता के होने के लिए ये गुण होने आवश्यक हैं। तो आप लोग भी देखिएगा कि आपके अंदर इनमें से कौन कौन से गुण हैं।
अगर आपके अंदर इनमें से कुछ गुण नहीं हैं तो हो सकता है कि आप उन गुणों को अपने अंदर ला भी सकते हैं। अगर आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, उन गुणों का अपने पालन करेंगे, तो आप धीरे धीरे उन गुणों में पारंगत हो जाएंगे। ठीक है ना। और आप एक अच्छे नेता साबित होंगे, एक अच्छे मैनेजर साबित होंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा जो निर्देशन का पार्ट था ये पूरी तरीके से समाप्त होता है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपके पास हमसे बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। साथ साथ आप लोगों से फिर वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे जो ये चैनल है इसको जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।